हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। जैसे कि फ्रेंड आप सब जानते हैं कि रोज़ मैं आपके लिए जीके और जीएस का वीडियो लेके आता हूं, और जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं उस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि इस वीडियो का एक भी प्रश्न आपसे मिस ना हो और सारे के सारे प्रश्न ये आसानी से याद हो जाएं। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये मेरा 7 नंबर वीडियो है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। चाहे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। पर इन सब वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन सब वीडियो से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। ये यूपी टीईटी 2016 के परीक्षा में ये पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो ये किस संशोधन के तहत? तो ये 86वें संशोधन के तहत, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर। चलिए फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइए, जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। याद रखिएगा ये 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड का गृह युद्ध। क्लियर। चलिए फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं? तो आप लोग बताइए। ये भी प्रश्न एसएससी जेई 2020 के परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग बताइए कि जो मानव आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। ठीक है फ्रेंड, लाइसोजाइम जो है एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। फ्रेंड मैं फिर से एक बार बोलता हूं आप लोगों को कि सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन बहुत हार्ड है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो जितनी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग बताइए फ्रेंड, तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आप लोग बताइए, जो आर्य भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है फ्रेंड, जो आर्य भारत में आए थे कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से। ठीक है फ्रेंड मैं प्रश्न का आंसर आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर पाए। ठीक है फ्रेंड, और कोई कारण नहीं है। चाहो तो मैं आस्ते आस्ते भी बता सकता हूँ इसका, फिर भी मैं फ्रेंड यही कोशिश करूँगा आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करवा सकूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 6 देखिए, जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजारी जाती है तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये भी प्रश्न सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए आप लोग फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा?
कि जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजारी जाती है तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी, सॉरी फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, संश्लेषण गैस। ठीक है फ्रेंड, तो ये संश्लेषण गैस उत्पन्न करती है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आप लोग बताइए कि किस रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा आर्य अवधि में। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 8 देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है पिछले। तो आप लोग बताइए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। याद रखिएगा श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है। क्लियर? चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 9 देखिए, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण डैश हो सकता है? तो आप लोग बताइए कि मानव शरीर में जो पानी की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? ये प्रश्न एसएससी जेईई 2021 में ये पहले भी पूछा जा चुका है। 2021 के एसएससी जेईई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग बताइए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मानव शरीर में पानी की कमी के कारण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? और फ्रेंड अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, इन प्रश्नों से। और आप पहली बार ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं, और पहले भी मैंने 6 वीडियो करा चुका हूं एसएससी एमटीएस से संबंधित। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को उससे बहुत फायदा मिलेगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो आप लोग बताइए। ये भी प्रश्न फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उनमें प्रश्न भी पूछा भी गया है। तो आप लोग बताइए कि वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 12 देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो आप लोग बताइए पृथ्वी के किस बिंदु पर जो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ये प्रश्न आईबी 2012 के परीक्षा में, आईबी के 2012 के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आईबी का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। ठीक है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा। तो आप लोग बताइए हिंदी में खुफिया विभाग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड क्या होगा? तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के केंद्र में। याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड एसएससी एमटीएस के जो बच्चे हैं वो आप लोग बहुत जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जीके जीएस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा जीके जीएस के सवालों पर और इंग्लिश के सवालों पर ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग जितना ज़्यादा जीके जीएस याद कर सके उतना कीजिए, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड, कि कंपटीशन बहुत हार्ड है और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी।
जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फ्रेंड खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आप लोग बताइए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ये भी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड है फ्रेंड, पिछले बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुरंड रेखा है। याद रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए कि डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो आप लोग बताइए। अभी हमने पढ़ा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये डुरंड रेखा है ये कब निर्धारित की गई थी, डेट पूछ रहा है फ्रेंड। तो बताइए, तारीख बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1893 में जो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है ये 1893 इकाई में निर्धारित की गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1893। क्लियर? चलिए फिर प्रश्न नंबर 16 देखिए, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? ये भी प्रश्न फ्रेंड पीजीटी 2022 के परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता है ये कहाँ से भारत आया था। तो फटाफट इसके राइट आंसर बताइए फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें ही नहीं, ये पीजीटी 2012 में नहीं, अन्य बहुत सारे एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, तो इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से आया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा कि इब्न बतूता जो भारत आया था मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से भारत आया था। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड इसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला है। प्रश्न इस टाइप से पूछता है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड हमेशा आप लोग याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगर ये प्रश्न पूछता है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड, तो क्योंकि ये दो प्रश्न है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिले हैं कई बार, इसीलिए मैंने दोनों के दोनों प्रश्न आपको करवा दिए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो फ्रेंड इस प्रश्न पे आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको ये दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड, तो आप लोग इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा है। क्लियर? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? जो अभी हमने पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था। तो आप लोग डेट भी याद रखिएगा 1947 इकाई में। ठीक है भाई, ये 1947 इकाई में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? चलिए फिर प्रश्न नंबर 19 देखिए, धावन सोडे के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो आप लोग बताइए। ये भी प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। इस साइंस का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धावन सोडे के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा 10 होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 10 अणु मौजूद होते हैं जल के। ठीक है फ्रेंड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड। मैं इस चैनल पे आपके लिए जो भी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, एक एक प्रश्न आपके लिए खोज के मैं इस
वीडियो के माध्यम से आपको करवाता हूँ। एक एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सब प्रश्नों को इकट्ठा करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराता हूँ। तो आपको सारे के सारे प्रश्न याद करने में है, तो यही कहूँगा फ्रेंड, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से तैयारी करवाने की। अगर आप लोग तैयारी मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा और बढ़िया से मेहनत कीजिए और सारे के सारे प्रश्न मैं जो भी करा रहा हूँ आप लोग याद कीजिए। जरूरी ही आपको मेरे सारे जो भी वीडियो मैं करता हूँ देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको मेरे वीडियो से बहुत ही फायदा मिलेगा। बहुत हद तक आपको मेरे वीडियो से प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों का काम है याद करना, आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। कितना होता है फ्रेंड? ये भी प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:8 होता है। ठीक है फ्रेंड, कितना होता है? तो 1:8 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो फ्रेंड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आज के डेट में सेट किए थे आपके लिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे को दिखाई दिए थे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए सवाल, वो मैंने 20 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड मैं इस चैनल पर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैं कंटिन्यू वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों का वीडियो आप लेके आता रहूँगा। तो वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो दूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। ठीक है फ्रेंड, और इसके पहले जो मैंने 6 वीडियो कराया है वो भी जाके आप लोग प्ले लिस्ट में चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए निश्चित ही बहुत ही फायदेमंद रहेगा वो सब वीडियो। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।